हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इसके सेकंड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं इसके फर्स्ट यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देखिए और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो गाइज, इस वीडियो में हम सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय हित को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय हित क्या होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय हित की समझ या फिर राष्ट्रीय हित की परिभाषा और उसके बाद राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के क्या क्या तरीके होते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हंस मॉर्गेंथ्यू राष्ट्रीय हित को अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया है। और हंस मॉर्गेंथ्यू जो है एक विद्वान है जो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हित को परिभाषित करते हैं वो और एक अस्तित्व के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें अन्य राष्ट्र राज्यों द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण शामिल है। तो ये बताते हैं कि जो राष्ट्रीय हित है वो ऐसे हित होते हैं जिसमें कोई भी अतिक्रमण मतलब कोई आक्रमण कर रहा है, कोई राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है, तो जो जिस राष्ट्र पर आक्रमण हो रहा है वो अपने जो भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहचान है उसको संरक्षण देगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो यही हमारे राष्ट्रीय हित के बारे में बताया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधारभूत धारणा है। सभी राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में लगे रहते हैं। हर राज्य की विदेश नीति इसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाई जाती है। तो कोई भी राष्ट्र है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी राष्ट्र होगा या फिर कोई एक इंसान से ही, आप लोग मनुष्य से ही एग्जाम्पल से देख सकते हैं, हर कोई चाहता है कि उसका विकास हो, उसका हित हो। ऐसे ही जो हर कंट्री होती है, देश होता है, वो भी यही चाहता है कि उसका विकास हो, उसके राष्ट्र का विकास हो, उसके राष्ट्र के हितों की पूर्ति हो, वो जो चाहता है वो हो। तो इसीलिए जो हर राष्ट्र होता है वो अपने हितों को पूरा करने में लगा रहता है और यही हमारे राष्ट्रीय हित होते हैं। कुछ अच्छी चीजें या फिर हम विकास के लिए जो जो नीतियां बनाई जाती हैं वो हमारे राष्ट्रीय हित कहलाते हैं, इसी भाषा में अगर हम जाने तो राष्ट्रीय हित किसी राज्य के व्यवहार का निर्धारक भी है क्योंकि राज्य का अल्पकालिक या दीर्घकालिक लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति तथा उसमें वृद्धि करना होता है। तो जो कोई भी राष्ट्र है उसका लक्ष्य क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, क्या होगा उसके एम, तो उसका एम यही होता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करे और अपने राष्ट्रीय हितों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली हो सके। तो यही है इसका मतलब। अब राष्ट्रीय हित की परिभाषा क्या होती है, चार्ल्स लॉश के अनुसार इसमें दी गई है। तो पहले हम उसके ऊपर जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित एक अस्पष्ट तथा भ्रामक धारणा है क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा नीति निर्माताओं ने इसका प्रयोग हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपने कामों को वैध ठहराने के लिए किया है। तो मतलब जब कोई भी राष्ट्र होता है वो उसको अपने किसी राष्ट्र की कुछ जरूरत है वो पूरी करनी है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर काम को, हर तरीके को वैध मतलब कि लीगल ठहराता है। कोई भी अगर वो इलीगल चीज भी है तो उसको भी वो लीगल ठहराने की कोशिश करता है। तो यही हमारे राष्ट्रीय हित होते हैं। अब राष्ट्रीय हित की चार्ल्स लॉश ने परिभाषा दी है, राष्ट्रीय हित साधारण, दीर्घकालीन तथा निरंतर बना रहने वाला उद्देश्य है जिसे राष्ट्र, राज्य तथा सरकार सभी पूरा करने में लगे रहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ज्यादा हार्ड तो है नहीं, है इजी सी है। दीर्घकालीन उद्देश्य या फिर निरंतर उद्देश्य हम क्यों कह रहे हैं, निरंतर मतलब कि कंटिन्यूअसली ये जो उद्देश्य है ये बना रहता है, दीर्घकालीन बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, बहुत कॉमन सा है और इसे हर राष्ट्र, हर राज्य, हर सरकार पूरा करने में लगा रहता है क्योंकि हर कोई सरकार, जो भी सरकार होती है वो चाहता है उसका राष्ट्र का विकास हो, हर राज्य चाहता है उसके राष्ट्र का विकास हो। तो यही इसलिए ही वो अपने जो हित होते हैं उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। अब दूसरी परिभाषा है विविडाइक। विविडाइक कहते हैं कि राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। और आपको कोई भी एक या दो कर लेनी होंगी याद। अगर आप एक या दो कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे से मिल जाएंगे। मॉर्गेंथ्यू जो है, मॉर्गेंथ्यू कहते हैं राष्ट्रीय हित का सीधा अर्थ है
उत्तरजीविता यानी दूसरे देशों अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित बनाए रखना। तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हित का मतलब ये होता है कि कोई राष्ट्र अगर अपनी भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान जो होता है उसको दूसरे देशों में भी सुरक्षित बनाए रखता है। मतलब किसी दूसरे देश के प्रभाव में आकर उसकी जो पहचान होती है वो नहीं खत्म होती है, तो वही हमारे राष्ट्रीय हित होते हैं। पहचान किसी भी देश की पहचान कब खत्म हो जाती है? जब वो अपने हितों का ध्यान ना रखकर दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, दूसरे देशों की जो है वो पूर्ति करता रहेगा, दूसरे देशों की इच्छाओं की। तो तब उसकी जो है राष्ट्रीय हित जो है वो खत्म हो जाते हैं और उसकी जो पहचान होती है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये यही कहते हैं मॉर्गेंथ्यू, जब कोई भी राष्ट्र अपने जो दूसरे देश, जैसे अपना देश है, खुद के देश की भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो पहचान होती है उसको सुरक्षित रखता है, तो उसके जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। मतलब राष्ट्रीय हितों के माध्यम से ही वो अपनी पहचान को सुरक्षित रख सकता है। अब राष्ट्रीय हित के तत्व या फिर घटक या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके कौन कौन से हैं, तो इसमें हम देखेंगे काफी सारे राष्ट्रीय हित के 2 तत्व इसमें दे रखे हैं। राष्ट्रीय हित के 2 तत्व हैं। पहला है आवश्यक या अनिवार्य हित, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड है परिवर्तनशील तथा गैर अनिवार्य हित, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो है उसको मॉर्गेंथ्यू के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है भौतिक विशिष्टता, राजनीतिक विशिष्टता और सांस्कृतिक विशिष्टता। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा और थर्ड पॉइंट हो जाएगा। जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी मॉर्गेंथ्यू की, मॉर्गेंथ्यू यही कहते हैं जब कोई राष्ट्र जो है अपनी भौतिक विशिष्टता, राजनीतिक विशिष्टता और सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखता है तो उसके जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये वही है। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे। पहला है हमारा आवश्यक या अनिवार्य हित। तो राष्ट्रीय हितों के अनिवार्य तत्व वह है जिनके साथ कोई राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। मतलब कि उसकी कुछ ऐसे नीतियां या फिर कुछ ऐसे हित जिनके होते हुए कोई भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ समझौता नहीं कर सकता। 2 राष्ट्र एक दूसरे के साथ समझौता नहीं कर सकते अगर उसके कुछ ऐसे हित होंगे उनके माध्यम से। तो मॉर्गेंथ्यू के अनुसार ये 3 तरह के हैं जो निम्न है। तो पहला तो है भौतिक विशिष्टता। भौतिक विशिष्टता मतलब कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्र पर किसी दूसरे राष्ट्र को कब्जा तो करने देगा नहीं। अगर कोई राष्ट्र कहेगा कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा जो पार्ट है, थोड़ा सा जो हिस्सा है वो अपने अंडर लेना चाहता हूँ, तो क्या कोई राष्ट्र दे देगा ऐसे इजीली? कोई भी नहीं देगा। तो ये उसकी भौतिक विशिष्टता हो जाएगी, भौतिक पहचान हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। भौतिक विशिष्टता का अर्थ अपने राज्य सीमाओं की पहचान बनाए रखने तथा राष्ट्र की भूमि को बनाए रखने से है। देश की अखंडता व एकता बनाए रखना। तो इसका मतलब यही हुआ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कोई राष्ट्र है, वो दूसरे राष्ट्र से ये कहता है कि मैं तुम्हें जो जो तुम्हारे चीजें चाहते हो, जो जो संसाधन चाहते हो वो मुझसे ले लो और अपने देश का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मुझे दे दो। तो क्या कोई राष्ट्र तैयार होगा? वो संसाधनों को छोड़ देगा लेकिन अपना जो देश है उसका कुछ भी हिस्सा नहीं देगा। अगर कोई वो शक्तिशाली देश होगा तो, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उसके पास राष्ट्रीय हित होंगे, तो अगर उस देश के पास राष्ट्रीय हित होंगे उसके, तो वो नहीं देगा, और अगर उस देश के राष्ट्रीय हित ही नहीं होंगे तो वो दे देगा। तो ये होता है, जिसके पास राष्ट्रीय हित होते हैं वो अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता है, भौतिक पहचान को। तो ये हो गया भौतिक पहचान का मतलब। अब है राजनीतिक पहचान या फिर राजनीतिक विशिष्टता। तो इसका मतलब ये होता है किसी राष्ट्र के द्वारा अपनी वर्तमान राजनीतिक आर्थिक प्रणाली को बनाए रखना, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, राजनीति जो है उसको बनाए रखना, अपनी राजनीति को किसी के कंट्रोल में ना आने देना, अपनी अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे राष्ट्र के कंट्रोल में ना आने देना, बल्कि खुद अपना जो है एक तरह से एक व्यवस्थित सिस्टम बनाए रखना। तो ये हमारी राजनीतिक विशिष्टता हो जाती है। जब किसी देश की राजनीतिक पहचान होती है तो उसके पास राष्ट्रीय हित भी होते हैं। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है हमारा वो है सांस्कृतिक विशिष्टता। सांस्कृतिक विशिष्टता का अर्थ है कि वे ऐसे ऐतिहासिक मूल्य जिन्हें राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में बनाए रखता है। मतलब कि जो पुराने टाइम से ऐतिहासिक मूल्य हैं वो चले आ रहे हैं, तो उसको कोई राष्ट्र सांस्कृतिक रूप में, जब सांस्कृतिक परंपराएं जो होती है उसके रूप में बनाए रखता है, तो वही हमारी सांस्कृतिक पहचान हो जाती है। जैसे कि हमारे देश में ज्यादातर कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों को देखकर अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको भूल चुके हैं। तो हमारा जो देश है वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को नहीं भूला है।
तो जब ऐसे कोई देश अपने सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखता है तो तब भी उसके पास राष्ट्रीय हित होते हैं। तो किसी भी देश को अगर हम कहें कि उसके पास राष्ट्रीय हित है तो उसके पास ही सारी चीजों का होना जरूरी होता है। मतलब कि उसको अपनी भौतिक पहचान, अगर कोई देश अपनी भौतिक पहचान बनाता है, राजनीतिक पहचान की सुरक्षा करता है और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा करता है, तो वो कहलाता है कि वो जो है उसके पास राष्ट्रीय हित है, वो अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दे रहा है। अब परिवर्तनशील तथा गैर अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं? मतलब ऐसी चीजें जिनको राष्ट्र जो है वो बदल सकता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रीय हित के गैर अनिवार्य तत्व वह हैं जो या तो परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं या फिर अनिवार्य तत्वों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ये कई कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं जिनमें निर्णय, निर्माण, जनमत, दलीय राजनीति, सामूहिक विधियां आदि आ जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम परिवर्तनशील मतलब परिवर्तित कर सकते हैं और गैर अनिवार्य, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये किसी भी देश के राष्ट्रीय हित को, मतलब राष्ट्रीय हितों के लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी में राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के तरीके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हितों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो T.W. रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हितों को 6 भागों में बांटा है या फिर 6 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला जो इसका भाग है वो है प्राथमिक हित, दूसरा है द्वितीयक हित, तीसरा है स्थायी हित, चौथा है परिवर्तनशील हित, पांचवा है राष्ट्र के सामान्य हित और छठा है विशिष्ट हित। तो पहला जो हित है हमारा वो देखते हैं प्राथमिक हित। हित कौन कौन से होते हैं प्राथमिक हित? प्राथमिक हित ऐसे हित हैं जिन पर कोई भी राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। मतलब कोई ऐसी चीजें जिनको आधार बनाकर कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ समझौता नहीं करता, बल्कि वो जो हित होते हैं वो उसके सबसे ऊपर होते हैं, उसकी प्रायोरिटी होते हैं। तो इसलिए वो जो राष्ट्र है वो किसी दूसरे राष्ट्र के साथ समझौता नहीं करता है। इसके अंदर उस राज्य की अपनी सीमाएं आ जाती हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा, भौगोलिक पहचान, राजनीतिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। भूभाग की सुरक्षा, अखंडता, राजनीतिक सांस्कृतिक विशिष्टता, वही पहचान और उसको बनाए रखना जो है वो प्राथमिक हित में आ जाता है, जिसके साथ कोई भी राष्ट्र जो है वो समझौता नहीं करता है। राष्ट्र किसी भी कीमत पर इनकी सुरक्षा करता है, और अगर कोई राष्ट्र इन सब चीजों की सुरक्षा नहीं करता है मतलब उसके पास उसके राष्ट्रीय हित है ही नहीं। तो दूसरा जो है इसमें आ जाएगा द्वितीयक हित में। द्वितीयक हित प्राथमिक हितों से कम महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब वो भी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन वो दूसरे स्तर पर होते हैं। प्राथमिक हित जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद द्वितीयक हित होते हैं, परंतु राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। मतलब कि जो राष्ट्र होता है, कोई भी राष्ट्र, उसके अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्राथमिक हित से ज्यादा जरूरी नहीं होते, लेकिन उससे कम जरूरी होते हैं, लेकिन वो भी किसी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए वे द्वितीयक हित होते हैं। इसमें विदेशों में बसे नागरिकों की सुरक्षा तथा कूटनीतिक स्टाफ की सुविधाएं शामिल हैं। अब तीसरा आएगा हमारा स्थायी हित। तो स्थायी हित क्या होते हैं? स्थायी हित ये होते हैं कि ये राज्य के दीर्घकालीन अपरिवर्तनीय हित हैं। इसमें परिवर्तन धीमे होते हैं, इसलिए ये स्थायी हित होते हैं। मतलब ये जो होते हैं किसी भी राज्य के दीर्घकालीन अपरिवर्तनीय हित होते हैं। इनको हम दीर्घकालीन अपरिवर्तनीय हित इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो है धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, और स्थायी हित कहते हैं इसलिए इनको। इसके अंदर राष्ट्र अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखता है तथा समुद्र में जहाज रानी की स्वतंत्रता उसे मिलती है। तो ये स्थायी हित हो जाते हैं। परिवर्तनशील हित, नाम से समझ आ रहा है, परिवर्तनशील हित ऐसे हित होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार। तो यही है कि अनिवार्य समझे, राष्ट्र के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं, विशेष परिस्थितियों में अनिवार्य समझे जाते हैं। तो इनको हम अपने जो कोई भी राष्ट्र होता है वो समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है वो बदल सकता है, और इसलिए इनको परिवर्तनशील हित कहते हैं। जैसे भारत निरस्त्रीकरण का पक्षधर है, परंतु राष्ट्रीय हितों में परमाणु परीक्षण किया। तो अपने राष्ट्र, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो भारत है वो नहीं चाहता कि हथियार बनाए जाए, पर निरस्त्रीकरण पर बल देता है भारत। भारत कभी भी जो है जंगों को या फिर हथियार बनाने पर बल नहीं देता है, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए परमाणु हथियार बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि भारत के आसपास जो भारत के पड़ोसी देश हैं, चाइना, सबसे पहले तो चाइना आता है, चाइना ने जो है परमाणु हथियार बना लिया था, तो इसलिए भारत ने भी परमाणु हथियार बनाया ताकि जो चाइना है वो भारत को परमाणु जो है एटम बम जो है उसकी धमकी ना दे सके या फिर भारत पर हमला ना कर सके। वो भी डर कर रहा है क्योंकि भारत के पास भी परमाणु हथियार है, अगर वो भारत पर हमला करेगा तो भारत भी उस पर हमला कर सकता है पलटकर। तो इसलिए भारत ने डराने के लिए बनाया।
ऐसा नहीं कि भारत कर ही देगा हमला, नहीं करेगा भारत और चाइना भी नहीं करेगा, लेकिन उसने अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए परमाणु बनाया और उसका परीक्षण किया, तो ये परिवर्तनशील हित आ जाते हैं। राष्ट्र के सामान्य हित, ये सकारात्मक हित हैं जो बहुत से राष्ट्रों पर लागू होते हैं। अर्थव्यवस्था, व्यापार, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा व्यवस्था, निरस्त्रीकरण आदि इसके अंदर आ जाते हैं। सो आई होप इसके अंदर आपको समझ में आ गया, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और यही राष्ट्र के सामान्य हित हो जाते हैं। विशिष्ट हित, विशिष्ट हित, ये हित सामान्य हित की वृद्धि से उत्पन्न होते हैं तथा इन्हें सामान्य समय के अनुसार परिभाषित किया जाता है। तो खास हित जो है वो सामान्य हित की जो वृद्धि, जब सामान्य हित हमारे ज्यादा होते हैं तो उसी से हमारे खास हित भी पैदा हो जाते हैं और उनको समय के अनुसार परिभाषित किया जाता है, मतलब समय समय पर वो चेंज होते रहते हैं। तीसरे, विश्व युद्ध के राष्ट्रों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्राप्ति करना राष्ट्रों का विशिष्ट हित है। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।